बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं तो आपके लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस पेपर मेधावी का सेकंड। तो कल हमने मेधावी का प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट किया था बेटा, उसके दो पार्ट्स बने थे। मुझे लगता है सभी बच्चों ने देख लिए होंगे, और जिसने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले मेधावी का प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट देखना, उसका पार्ट 1 देखना और फिर पार्ट सेकेंड देखना। टोटल 61 क्वेश्चंस थे उसमें, और हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड थे वो क्वेश्चंस। और मेधावी का जो पेपर आता है बेटा, जो स्कॉलरशिप का आपका एग्जाम होता है, वो इसी तरीके का आता है। इसीलिए मैं प्रैक्टिस पेपर्स पहले लेके आ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम जल्दी से जल्दी होने वाला है और मेरे बच्चे स्कॉलरशिप गेन करें। इसीलिए मैं उनके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि रोज एक मेधावी का प्रैक्टिस पेपर लेके आऊंगी। तो कल हमारी प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट की बारी थी। आज सुबह उठते ही मैंने प्रैक्टिस पेपर सेकंड के लिए तैयारी कर ली कि आज मैं अपने बच्चों को प्रैक्टिस पेपर सेकंड दे के ही रहूंगी, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा अच्छे से करें, और उतना अच्छा पढ़ें, उतनी ज़्यादा उनकी मेहनत जो हो वो सफल हो। तो आज आपके लिए है मेधावी का प्रैक्टिस पेपर सेकंड। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, और कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बेटा, ये फोर्थ और फिफ्थ क्लास दोनों के लिए है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चे इस पेपर को कर सकते हैं, बट थर्ड क्लास के बच्चों के लिए पेपर होता नहीं है। लेकिन अपने जनरल नॉलेज के लिए और आगे आने वाली क्लासेस के लिए वो तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये रेस्ट्रिक्टेड है कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास के ही बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चंस जो है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे सारे के सारे कर सकते हैं, और इनफैक्ट सिक्स और सेवन्थ और एट्थ क्लास के बच्चे भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ताकि उनका जो बेस है वो अच्छे से बना रहे। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं आगे आपके क्वेश्चन से। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आपके पेपर से। पेपर नंबर सेकंड है ये मेधावी का, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देयर आर डैश कलर इन रेनबो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। पहला ही क्वेश्चन जो है आपका, सभी बच्चों को पता है कि आपके रेनबो में कितने कलर्स होते हैं बेटा। टोटल 7 कलर्स आपके रेनबो में होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 कलर्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल ऑन द लैंड इज डैश। जो सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है आपके लैंड पे, आपकी अर्थ पे, वो कौन है? तो उसका नाम है बेटा चीता। क्या नाम है? चीता। ठीक है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि किसी क्वेश्चन में ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत है तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, उसकी चिंता आप ना करें। तो क्वेश्चंस को देखते रहें अच्छे से, और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहें साथ के साथ, ताकि आपको आगे ये रिविज़न करने में हेल्पफुल रहे। आप मेरी वीडियो भी दोबारा देख सकते हो उस टाइम पे, बट कॉपी से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रखोगे उन चीज़ों को। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें लिखते हैं तो वो हमें ज़्यादा देर तक अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच बर्ड कैन कॉपी अस। मतलब वो कौन सा बर्ड है जो हमें इजीली कॉपी कर लेता है, मतलब हमारी आवाज़ निकाल लेता है, या हमारी तरीके से बोल लेता है, या हमारी तरह से एक्ट कर लेता है। तो वो कौन सा बर्ड है? तो आप सब जानते होंगे, हम उसको हिंदी में तोता बोलते हैं और इंग्लिश में पैरेट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन विच सीजन द लीव्स ऑफ द ट्री फॉल्स। वो कौन सा मौसम होता है हमारे देश का या हमारी वर्ल्ड का, जिसमें जो पत्तियां हैं, जो हमारे पेड़ों की जो पत्तियां हैं, वो क्या हो जाती हैं? झड़ना शुरू हो जाती हैं, गिरना शुरू हो जाती हैं। उस सीज़न को हम किस नाम से जानते हैं? तो वो आपका सीज़न कौन सा होता है बेटा? ऑटम। हमारे इंडिया के टोटल 4 सीज़न है, जिसमें से एक सीज़न हमारा ऑटम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। मैंने कल ही आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा, जिनको आप दूसरे क्वेश्चंस की हेल्प से नहीं कर सकते, उनको आपको याद ही करना पड़ता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, जैसे जहाँ आप रह रहे हो वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम, वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम, वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर का नाम। ये सब क्या होते हैं? थोड़े जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको याद ही करने पड़ते हैं, और टाइम टू टाइम आपको इनको क्या करना पड़ता है? अच्छे से दोहराना पड़ता है, या चेंज करना पड़ता है, क्योंकि चेंज भी होते रहते हैं ये।
अपनी नॉलेज में स्टोर करते रहना पड़ता है ताकि आप इन चीज़ों से दूर ना हो। तो आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक सी चीज़ें कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है। तो हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की बात कर लेते हैं। हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? श्री मनीष सिसोदिया जी। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। नेम सम फ्लावर्स फ्रॉम विच परफ्यूम्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ऐसे कौन से फूल होते हैं जिनकी महक को हम निकाल लेते हैं, जिनकी स्मेल को, जिनके वो फ्रेगनेंस को हम यूज़ करते हैं एज ए परफ्यूम। वो कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं? तो होते तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी फ्लेवर्स में आजकल परफ्यूम्स आते हैं, बहुत सारी फ्रेगनेंस होती हैं, बट हम बेसिक से बात कर लेते हैं। तो जो दो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होती हैं जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है वो है जैस्मिन और रोज़ की। तो जैस्मिन फ्लावर से और रोज़ फ्लावर से जो फ्रेगनेंस निकलती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और हर किसी को पसंद आती हैं। तो ये दो ऐसे फ्लावर्स हैं जिनसे हम फ्रेगनेंस लेके हम परफ्यूम्स को बनाते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है अब, वेयर इज़ बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? वेयर इज़ बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो आपका जो बिहू का त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? आई थिंक सबको पता होगा, और जिसको नहीं पता है मैं आंसर दे देती हूँ। वो आंसर है आपका असम। असम में आपका बिहू का फेस्टिवल मनाया जाता है और यहाँ की जनजाति इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है। ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाला, तो असम में ये फेस्टिवल मनाया जाता है बेटा, बिहू फेस्टिवल। और ये जनवरी में स्टार्ट हो जाता है फेस्टिवल मनाना। अभी 2023 में 15 जनवरी से ही, मतलब आज से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लंगर? जैसे कि नाम से ही पता है आप सबको कि लंगर क्या होता है? खाना, जहाँ आप खाना खाते हो। लेकिन वो लंगर जहाँ पे आप एक कम्युनिटी में बैठ के, एक सोसाइटी में बैठ के, मतलब बहुत सारे लोग हो जाते हैं और वहाँ पे एक इकट्ठा बैठ के जो आप भोजन करते हो उसको क्या बोलते हैं? लंगर बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक कम्युनल फ्री किचन होता है जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता और सिर्फ आपको खाना मिलता है वहाँ पे बैठ के खाने के लिए और आप खाना खा के आते हो। ठीक है, तो ये क्या है? एक कम्युनल फ्री किचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज पिक्चर इज प्रिंटेड ऑन करेंसी नोट्स? आपके करेंसी नोट्स पे किसकी पिक्चर जो है वो छपी होती है? तो वो किनकी छपी होती है? हमारे महात्मा जी की। तो महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच स्क्रिप्ट इज यूज्ड बाय ब्लाइंड पर्सन्स फॉर स्टडी? ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट, ऐसी कौन सी लिपि है जो हमारे अंधे जो लोग होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए? वो ऐसी कौन सी लिपि है? जैसे हम देवनागरी लिपि में अपनी हिंदी भाषा को लिखते हैं, ऐसे ही पूछा गया कि ब्लाइंड पर्सन्स के लिए वो कौन सी स्क्रिप्ट है जो उनकी स्टडी में हेल्प करती है। तो वो कौन सी लिपि है बेटा? वो है ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट, जो मिस्टर ब्रेल ने ही बनाई थी और उन्हीं के नाम पे ये ब्रेल स्क्रिप्ट नाम रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन असम डैश इज मेड एट होम? असम के घरों में क्या बनाया जाता है? मतलब हम कोई पर्टिकुलर उनके खाने की बात नहीं कर रहे हैं कि वो रोज़ क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं, नहीं। ये सिंपल एक जनरल फॉर्म में है कि असम किस चीज़ के लिए फेमस है कि उनके घरों पे भी वो चीज़ क्या होती है? बनाई जाती है। तो वो क्या है आपकी? सबसे फेमस टी एंड सेकंड फेमस इज सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग वाटर? जब आप पानी को उबालते हो, जब आप पानी को हीट करते हो तो उससे क्या बनती है? क्या बनती है बेटा? उससे आपकी वेपर्स, भाप बनती है। क्या बनती है? वेपर्स। ये आपका ईवीएस का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ अवर नेशनल बर्ड? हमारा जो नेशनल बर्ड है, पक्षी है, वो क्या है? हमारा जो नेशनल बर्ड है वो क्या है? पीकॉक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डैश वर्क्स ऑफ पाइप्स?
पाइप्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और क्या यूज़ करते हैं हम पाइप्स का, तो वो पूछा है। जस्ट आपको सिंपल फॉर्म में बता देती हूँ, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल, जो स्ट्रॉ आप यूज़ करते हो वो किससे बनी होती है? आपकी पाइप से। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 14 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब चलते हैं 15th क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बारी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपका बेटा, टू विच डिजीजेज BCG वैक्सीनेशन सेव द चिल्ड्रन। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, वैक्सीनेशन होती है उनकी बहुत सारी टाइम टू टाइम पे। वो टाइम पीरियड पे हम नहीं जाएंगे, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। बट एक BCG का वैक्सीनेशन होती है, एक BCG का इंजेक्शन बच्चों को लगता है। वो किस डिजीज़ को हटाने के लिए या बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस डिजीज़ से लगता है, तो वो लगता है आपका TB, ट्यूबरोक्लोसिस को बच्चों को ना हो, उस को सेव करने के लिए वो इंजेक्शन उनको लगाया जाता है। उसके अलावा भी BCG का थोड़ा रोल है, बट हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना, इसलिए मैं सिंपल आपको आंसर बता देती हूँ कि ये इंजेक्शन जो लगाया जाता है वो TB को दूर भगाने के लिए लगाया जाता है, ताकि बच्चों में TB ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वी कैन सी द थिंग्स डैश टाइम्स वाइड थ्रू माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप आपको पता है क्या होता है? माइक्रोस्कोप जिसमें आप कोई भी चीज़ आप देख सकते हो, जितनी क्षमता आपकी आंखें नहीं कर जितना ज़्यादा आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते डीपली, उतना ही बड़ा आप माइक्रोस्कोप के थ्रू उन चीज़ों को देख सकते हो। जैसे हम सेल्स को देखते हैं, टिश्यूज़ को देखते हैं किसी बीमारी को जानने के लिए, या कोई भी हमने टेस्ट करवाया है उसमें क्या हमारे ब्लड में है, वो सब चीज़ें जानने के लिए हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उन चीज़ों को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा गया है कि हम उस माइक्रोस्कोप के थ्रू कितने गुना ज़्यादा वाइड, चौड़ा हम उस चीज़ को देख सकते हैं। तो हम कम से कम अपनी आँखों की क्षमता को दूर रखते हुए हम उस चीज़ को 4 से 40 गुना तक उस चीज़ को माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 to 40 टाइम्स हम उस चीज़ को माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज। मॉस्किटोज मतलब मच्छरों से आपको कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। अब जैसे बरसात का मौसम आता है तो हम कहते हैं ना, पानी जमा मत होने दो। क्यों? क्योंकि अगर पानी जमा होगा तो वहाँ पे मच्छर पनपेंगे, मच्छर होंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई डिजीज़ आएगी। वो डिजीज़ कौन सी होती है? जैसे हम आपको स्कूल्स में बताते हैं कि बेटा डेंगू ज़्यादा फैला हुआ है, मलेरिया ज़्यादा फैला हुआ है, प्लीज़ अपने आसपास की जगह को साफ़ सुथरा रखें, गंदगी ना होने दें, ताकि आपको कोई बीमारी ना हो। तो ऐसे 2 बीमारियां हैं जो हमारे मॉस्किटोज से ज़्यादा फैलती है, और भी होती हैं मॉस्किटोज से, बट 2 ऐसी हैं जो सीज़न वाइज ज़्यादा से ज़्यादा फैलती है, क्योंकि बारिश होती है, पानी जमा ज़रूर होता है, मच्छर वहीं पनपते हैं, इसी वजह से। तो पहली बीमारी क्या है हमारी? पहली डिजीज़ क्या है आपकी? मलेरिया। और सेकंड क्या है आपकी? डेंगू। दोनों ही बहुत खतरनाक है। और एक फैक्ट बता दूं कि दोनों की दोनों जो बीमारियां होती हैं वो फीमेल जो मॉस्किटो हमारी होती है, जो वो हमें काटती है तभी हमें ये बीमारियां होती है। अगर मेल मॉस्किटो हमें काटता है तो ये बीमारियां हमें नहीं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। हमने इससे पहले फास्टेस्ट एनिमल की बात की थी कि हमारे तो हमने बात की थी फास्टेस्ट एनिमल की, तो इससे पहले क्वेश्चन गया था वो, तो जिसका आंसर था चीता। अब बात आ गई लार्जेस्ट एनिमल। मतलब चीज़ें सेम है, क्वेश्चंस थोड़े बहुत रिलेट करते हैं, बट क्या है, टॉपिक्स चेंज कर दिए गए हैं, जो जनरल टॉपिक्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो हमारी अर्थ पे जो लार्जेस्ट एनिमल है वो कौन सा है आपका? एलिफेंट। कौन सा है? एलिफेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट नेक। अब बात आ गई लॉन्गेस्ट नेक की, तो हमारे उस एनिमल में कौन सा ऐसा एनिमल है जिसकी क्या है? लंबी गर्दन है, जो बहुत ऊंची गर्दन रखता है। तो वो कौन सा है आपका? आपका है जिराफ। उसकी गर्दन क्या है? बहुत ज़्यादा लंबी है। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच मंथ लीची फ्लावर ब्लूम। ऐसा कौन सा महीना होता है जिस महीने में लीची का जो फूल होता है वो खिलना शुरू हो जाता है। मतलब हम खेती की बात नहीं कर रहे, हम लीची की प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा मौसम है, मंथ है, जिसमें जो लीची का जो फूल आता है वो ब्लूम करना शुरू कर जाता है, मतलब अब वो खिलना शुरू हो गया है। तो वो महीना होता है आपका अगस्त और सितंबर का। कौन सा?
अगस्त और सितंबर का, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 21। डैश इज द फ्लाइटलेस बर्ड। ऐसा कौन सा बर्ड है जो फ्लाइट मतलब उड़ नहीं सकता, वो ज़मीन पे ही ज़्यादा रहता है, मतलब ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता, ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता, वो कौन सा बर्ड है? तो वो हमारा कौन सा बर्ड है? और जो सबसे बड़ा बर्ड भी है वो हमारा बर्ड है ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जो कि उड़ नहीं सकता है ज़्यादा दूर तक। क्वेश्चन नंबर 22, टिकाऊ का अर्थ। अब ये हिंदी का पोर्शन हमारा बीच बीच में आने लग गया है, शुरू हो गया है। जैसे इसमें इससे पहले आपका ईवीएस का थोड़ा मिक्सअप था, एसएसटी का थोड़ा मिक्सअप था। अब एक दो क्वेश्चन हिंदी के आ जाएंगे, फिर इंग्लिश के आ जाएंगे, फिर मैथ्स के आ जाएंगे, इसी तरीके से, ठीक है। सॉरी बेटा। तो टिकाऊ का अर्थ होता है बेटा टिकने वाला, और इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जो ज़्यादा लंबा चलता है, ज़्यादा लंबा टिकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टिकाऊ। तो इंग्लिश में बता देती हूँ और हिंदी में भी। हिंदी में बोलते हैं टिकने वाला और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्यूरेबल, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 बेटा। अभी मैथ्स का पोर्शन शुरू हो गया है, तो अब हम बात करेंगे मैथ्स की थोड़े बहुत क्वेश्चंस की। बीच में और भी क्वेश्चन आ जाएंगे, बट जो 4-5 क्वेश्चन है अब मैथ्स से ही रिलेटेड ये क्वेश्चंस आएंगे। और इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आप सबसे कि आपने जो मैथ्स की जो प्रैक्टिस मैंने 2 वीडियोस में डाली, क्या वो आपने की? क्योंकि उसी से रिलेटेड देखो कल भी क्वेश्चंस आया था, प्ले विद पैटर्न से रिलेटेड भी, टेबल से रिलेटेड भी, और आज भी इसमें वो उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए मैंने पहले वो 2 टॉपिक आपको करवाए थे, ताकि बच्चे अच्छे से समझ जाएं और बच्चों को ये चीज़ें बिल्कुल नई ना लगे और वो इससे फेमिलियर हो जाएं, ताकि जो भी क्वेश्चन वो आए वो इजीली उस चीज़ को उस तरीके से देख पाए और उस तरीके से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता देती हूँ कि मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो आप उसका कोई और अर्थ निकाल के आप कोई और आंसर टिक कर दोगे या कोई और आंसर उसका दे दोगे, जिससे आपके मार्क्स नेगेटिव में चले जाएंगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जब हमें स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें ये ज़रूर रखना है कि जो आप हो, आप सब पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, उसका मीनिंग समझो अच्छे से और फिर उसका आंसर दो। जल्दबाजी में हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है राइट इन वर्ड्स। ये फिगर ये वर्ड्स में उसमें दिया हुआ है, आपकी वर्ड्स में दिया हुआ है। अब आपको इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है कि 25 अगस्त 2009 को आप कैसे लिख सकते हो। ये एक डेट है, जैसे कि हमें पढ़ के ही समझ में आ गई है। तो 25 अगस्त 2009 इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो 25 आपका अगस्त 2009, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ये एक डेट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इन एन इंजेक्शन देयर इज 5 ml मेडिसिन, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इन 3 इंजेक्शंस। एक इंजेक्शन है आपके पास, एक सिरिंज है आपके पास जिसमें मेडिसिन भरी हुई है जो कि है 5 ml, ठीक है। इतना आया समझ में। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, तो क्या क्वांटिटी होगी उस मेडिसिन की इन 3 इंजेक्शंस। और सेम ml की मेडिसिन अगर हम 3 इंजेक्शंस में डाल दें तो बताओ जो टोटल क्वांटिटी होगी मेडिसिन की वो कितनी होगी। समझ में आया? दोबारा बता देती हूँ। एक इंजेक्शन है आपके पास जिसमें 5 ml मेडिसिन बनी हुई है और पूछा गया है कि अगर ऐसे ही सेम 3 इंजेक्शन आपके पास हों तो टोटल मेडिसिन आपके पास कितनी होगी। तो वो कितनी मेडिसिन होंगी? सिंपल है, देखो एक इंजेक्शन में 5 ml है, हमसे यहाँ पूछे गए हैं 3 इंजेक्शंस में। तो 3 इंजेक्शंस में क्या हो जाएगा, जब हमने 1 को 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 3 आ गया तो यहाँ भी सेम 3 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे 15 लिखेंगे। तो 5 3 क्या होता है बेटा? 15 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आई होप आपको ऊपर के दोनों क्वेश्चन नंबर 23 और 24 समझ में आ गए होंगे। मैथ्स के ही थे दोनों क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं 25th क्वेश्चन की। इसमें देखो एक पैटर्न भी है, एक सीरीज भी है,
इसी तरीके का क्वेश्चन है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो क्वेश्चन में एक साइड में आपको 3 × 3 × डैश दिया हुआ है, देन इक्वल टू का साइन है। देखो ध्यान से देखना, इक्वल टू है, फिर है 3 + 3 + 3 + 3 + 3 और ये 9 टाइम्स प्लस किया गया है 3 को। ठीक है, ये जो इक्वल टू का साइन है इसी से ही क्वेश्चन का आंसर निकलेगा बेटा, क्योंकि अगर इसको आप ध्यान से नहीं देखोगे, इसको इग्नोर करोगे तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। ये इक्वल टू का साइन है और दो सिचुएशंस बांट दी इन्होंने, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। ठीक है, इस इक्वल टू के साइन से अब हम समझ गए कि जो ब्लैंक आना है ये हमें किस तरीके से फिल करना है। इक्वल टू के बाद जो सीरीज है वो कंप्लीट है और पहले जो है वो अधूरी है। तो पहले कंप्लीट वाली को देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर निकलता है, उसी के बेसिस पे हम ये इसको इक्वल टू कर देंगे। 3 को हमने 9 टाइम्स लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स। अब अगर 3 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 27, क्योंकि 3 9 का क्या होता है बेटा, 3 9 27 होता है। यस, तो 27 है एक साइड पे, मतलब अगर इक्वल टू का साइन अगर बीच में है और एक तरफ 27 है तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए आपका 27, तभी तो इक्वल टू कहलाएगा ना। अगर यहाँ 27 और यहाँ हम 24 लिखें, 21 लिखें, 18 लिखें तो वो इक्वल टू नहीं माना जाता है। तो इस इक्वल टू के साइन से हमें पता चल गया कि दोनों साइड की जो कैलकुलेशन आएगी वो आपकी क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। तो यहाँ हमें पहले ही दिया हुआ है 3 × 3 × डैश, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 क्या होता है बेटा, 9 होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई है और डैश है और हमें आंसर निकालना है 27। तो इसी बात से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे पास एक वो आ गई है, 9 आ गया है और इक्वल टू में 27 लिखना है। तो 9 क्या होता है जो 27 कर दे, तो 9 3 क्या होता है बेटा आपका 27 होता है। और तो दोनों की दोनों सिचुएशंस क्या हो जाएंगी आपकी, सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 3 3 9 9 27 और इन सबको भी प्लस करेंगे तो क्या आता है 27। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, बस एग्जामिनर क्या कर देगा, उनकी फिगर्स को क्या कर देगा, चेंज करता चला जाएगा। बस आपको क्या करना है, साइंस को अच्छे से देखना है। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता तो हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इक्वल टू है इसलिए हमने दोनों सिचुएशंस को क्या कर दिया, बिल्कुल सेम कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26, द यूनिट ऑफ वेट इज, वेट जो वजन होता है उसको आप किस यूनिट में क्या करते हो, मापते हो, तो वो क्या होती है आपकी केजी। केजी एक ऐसी यूनिट है जिसको आप वेट के लिए यूज करते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ये प्ले विद पैटर्न से ही क्वेश्चंस आ गया है और हर एक पेपर में आप देख रहे होगे एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते ही आते हैं। तो पहला है 115, फिर 135, 155, 175 और बाद में दो ब्लैंक्स दिए हुए हैं। पैटर्न हमें देखना है, पहले हम प्लस या माइनस करके देख लेते हैं, उसी से ही हमें पता चल जाए तो ठीक है, वरना फिर हम कोई और ट्रिक लगाते हैं। तो देखो 115 था, फिर 135 हुआ, मतलब हमने क्या कर दिया, इसमें प्लस में 20 कर दिए। क्या आगे भी सेम हो रहा है, 135 से 155 प्लस 20, हाँ आगे भी सेम हो रहा है। फिर आगे देखते हैं 155 से 175, आगे भी 20 प्लस हो रहे हैं। मतलब ये सीरीज बन गई जिसमें हर एक में क्या हो रहे हैं 20 प्लस हो रहे हैं। अब हमें समझ में आ गया आगे की जो डिजिट है वो भी 20 प्लस करके ही आएगी। तो जब हम 175 में 20 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 195, और जब हम 195 में 20 प्लस करते हैं तो आता है हमारा 215। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इंडियन नेशनल सिंबल इज टेकन फ्रॉम, जो हमारे भारत का जो नेशनल सिंबल है वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो हमने बेटा लिया है सारनाथ का जो लोयन, जो सारनाथ जी बने हुए हैं हमारे लोयन, जो 3 शेर हमें दिखाई देते हैं हमारे सिंबल में, जो कि क्या है हमारा कैपिटल ऑफ अशोका, तो हमने वहाँ से लिया है। तो सारनाथ लोयन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हिंदी का देखो क्वेश्चन ऐड हो गया इसमें बीच में। क्वेश्चन नंबर 29, पुरस्कार का अर्थ क्या होता है, जो आपको पुरस्कार मिलता है उससे आप क्या समझते हो, तो वो होता है हमारा क्या होता है, इनाम, हमारा प्राइज। हम इसको हिंदी में इनाम बोलते हैं और इंग्लिश में प्राइज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। अब हमने दिल्ली की बात की थी,
लेकिन को एग्जामिनर ने क्या दिल्ली भी दे दिया और यूपी भी दे दिया, मतलब हमें आसपास की स्टेट्स का भी चीफ मिनिस्टर्स के नाम हमें पता होने चाहिए। तो हमारे जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है बेटा। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आपका क्वेश्चन नंबर 31 भी मैथ से रिलेटेड ही है, मैथ का ही क्वेश्चन है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का पैरामीटर दिया हुआ है 16 कि उसकी जो लंबाई है, एक स्क्वायर आप जानते हो ये एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसका पैरामीटर दिया हुआ है, मतलब ये वाली साइड, चारों साइड मिला के जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अगर चारों साइड्स को हम प्लस कर देते हैं तो आपका क्या निकल के आता है? आपका निकल के आता है पैरामीटर। तो ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। फिर पूछा गया व्हाट इज लेंथ ऑफ इट्स वन साइड। तो बताओ इसकी एक साइड की जो लंबाई है वो कितनी होगी? ये चार मिला के कितना बना? 16 सेंटीमीटर। मतलब चार साइड्स हैं तो 16 सेंटीमीटर पैरामीटर आता है। अगर एक साइड होगी तो 16/4, मतलब 16 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारी साइड्स कितनी है? 4 हैं और टोटल मिला के पैरामीटर कितना है? 16 है। तो डिवाइड जब यहाँ हम सिंपल फॉर्म में करके दिखा देती हूँ, 16 को अंदर रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में क्या 16 आता है? यस आता है। किस पे आता है? 4 पे आता है। तो 4 4 क्या होता है बेटा? 16 होता है। 16 को 16 में से माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पे 0 बचता है। तो हमारी एक साइड निकल के आ गई, कितनी आ गई वो? 4 सेंटीमीटर। वन साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर हमें पूरा का पूरा सम दिया हुआ है चारों साइड्स का मिला के 16, तो हमें पता है कि एक स्क्वायर में 4 साइड होती हैं और 4 साइड इक्वल टू है 16 सेंटीमीटर के, तो एक साइड इक्वल टू कितने हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर इस क्वेश्चन में एक साइड आपको दे देता 4 सेंटीमीटर है एक साइड और पैरामीटर निकालना होता तो हम यहाँ पे 4 लिखते, यहाँ यहाँ यहाँ, इन चारों को क्या कर देते? प्लस कर देते, तो वो भी आंसर क्या आता आपका? 16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मैनी कॉर्नर्स आर देयर इन ए पेंटागन। पेंटागन में कितने कॉर्नर्स होते हैं? तो आपके पेंटागन में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 कॉर्नर्स। ठीक है। पेंटागन आपका इस तरीके का बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 PM, व्हाट इज द टाइम रिटन ऑन रेलवे टिकट। देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कल के प्रैक्टिस पेपर में आया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। उस प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन क्या था कि 24 आवर्स की जो वॉच है वो कहाँ पे यूज़ की जाती है बेसिकली। तो आपकी जो 24 आवर्स की जो वॉच है वो कहाँ पे यूज़ की जाती है? वो आपकी यूज़ की जाती है रेलवेज़ में। तो रेलवे का ही ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि 8:30 बजे को रेलवे में किस हिसाब से लिखा जाता है। तो 8:30 को आप किस हिसाब से लिखते हो रेलवे के टाइम में? तो आप लिखते हो इसको 20:30 आवर्स। ये इस तरीके से लिखे जाता है रेलवे के टाइम में। मतलब अगर आप टिकट में देखोगे तो आपका जो डिपार्चर या अराइवल जो भी टाइम होगा वो आपको 8:30 बजे इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे हमने क्या किया? हमने सिंपल जो 12 में हमने 8:30 को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। मतलब 12 में 8 प्लस करे तो क्या आया? 20, और पीछे का जो 30 मिनट्स थी वो सेम एज इट इज़ रह गई है। ठीक है। हम जब भी रेलवे के टाइम को शो करते हैं तो हम इस तरीके से ही शो करते हैं कि 12 में जो टाइम हमें गिवन होता है सिंपल फॉर्म में उसको ऐड ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। द राइट एंगल इज, मतलब एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? तो कितने डिग्री का होता है हमेशा? वो होता है हमेशा 90 डिग्री का बेटा। ठीक है। तो राइट एंगल जब भी आपको बनाना हो तो आप किस तरीके से बनाओगे? इस तरीके से, ये स्ट्रेट, ये जो होता है आपका ये राइट एंगल होता है और ये हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3600 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़। देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कल की सीरीज़ में था, कल के प्रैक्टिस सेट में था, जिसमें आपको कुछ पैसे रुपीज़ दिए हुए थे और कुछ पैसे दिए हुए थे और पूछा गया था टोटल में कि रुपीज़ कितने होंगे वो बना के। आज के में सिर्फ पैसे दे दिए और आपसे रुपीज़ पूछे गए हैं कि अगर इन पैसों को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो कितने होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बेटा? 100 पैसे होते हैं।
तो इसी से ही आंसर निकालेंगे। हमें कितने पैसे, हमें इस टाइम पैसे दिए गए हैं 3600 पैसे, और हमें रुपीज़ फाइंड आउट करना है। तो जब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 3600 में कितने रुपए होंगे? तो हम इस 3600 को किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो नीचे 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ क्या बच गया? 36। मतलब रुपीज़ हमारे पास कितने आ गए? 36। अगर हम रुपीज़ की बात करें तो रुपीज़ हमारे पास 36 होंगे, और पैसे की बात करें तो 3600 पैसे हमारे पास होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मैनी वीक्स? एक साल में कितने वीक होते हैं? तो एक साल में आपके बेटा 52 वीक्स होते हैं। कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है। देयर आर डैश डेज इन अ लीप ईयर। ये लीप ईयर की बात है, मैं इसके साथ साथ नॉर्मल ईयर की भी बात करूंगी कि नॉर्मल ईयर में भी कितने दिन होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके लीप ईयर की बात कर लेते हैं। लीप ईयर में आपके होते हैं 366 डेज, और नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डेज। लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें आपकी फरवरी का जो मंथ होता है उसमें 29 डेज आते हैं। मतलब लीप ईयर अगर कहलाएगा तो मतलब उसकी फरवरी में कितने डेज होंगे? टोटल 29। और नॉर्मल ईयर है तो फरवरी में कितने डेज होंगे? 28 डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सब्ट्रैक्ट 3 डिजिट्स लार्ज नंबर फ्रॉम 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। ये सेम क्वेश्चन, इसी तरीके का सेम पैटर्न का क्वेश्चन कल की सीरीज में भी था, जिसमें हमें 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर से 9 डिजिट लार्जेस्ट नंबर को माइनस करना था। आज की सीरीज में हम करेंगे 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर से 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट। तो 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होगी? 4 बार 9, ये आपकी 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होगी। और जो 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होगी वो होगी 999। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? माइनस कर। 9 में से 9 0 0 0 और ये 9, तो आंसर क्या आ गया आपका? 9000। ठीक है। देखो पैटर्न सेम है प्रैक्टिस पेपर का, बस क्या है क्वेश्चंस थोड़े चेंज हो रहे हैं। तो आपको बस वो सीखना है कि किस तरीके से, किस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ ले एग्जामिनर, वो हमें पूरा का पूरा ट्राई करना है यहाँ पे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 39 बेटा। कैन देयर बी मोर देन 1 सेंटर इन ए सर्कल? क्या एक सर्कल में एक से ज़्यादा सेंटर, केंद्र हो सकता है? बताओ ज़रा, क्या हो सकता है? क्या आप एक से ज़्यादा सेंटर रख के सर्कल को फॉर्म कर सकते हो? नहीं। सर्कल में सिर्फ एक ही केंद्र होता है, एक ही सेंटर होता है जिससे आप एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे ये वाला आपका सेंटर था और ये हमने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आप अपने कंपास से ड्रॉ कर सकते हो किसी भी। तो ये हमने इस सेंटर की मदद से करा। अगर मैं यहाँ से ये सर्कल फॉर्म करना चाहूँ तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? एक सर्कल में एक ही सेंटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 एक रेक्टेंगल दिया गया है और उसका पैरामीटर पूछा गया है। सेम एज इट इज़ कल की प्रैक्टिस पेपर में भी सेम क्वेश्चन था, जिसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी गई थी, फिगर नहीं थी वहाँ पे। आज के क्वेश्चन में आपको फिगर बना दी गई है और लेंथ और ब्रेड्थ दे दी गई है। तो आपकी लेंथ क्या है इसमें? 700 मीटर, और आपकी ब्रेड्थ है 500 मीटर। और पूछा गया है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? जब हम चारों साइड्स को, जितनी भी साइड्स एक फिगर में गिवन है, उन सभी साइड्स को अगर ऐड ऑन कर दें तो हमारा क्या निकलाता है? पैरामीटर। तो सेम एज इट इज़ हम वो ही करेंगे। यहाँ पे लेंथ 700 मीटर है तो ये भी क्या होगी? 700 मीटर। ये ब्रेड्थ 500 मीटर है तो ये भी क्या होगी? 500 मीटर। अगर इन चारों को प्लस करेंगे तो हमारा पैरामीटर आ जाएगा। तो पहले लेंथ को प्लस कर लेते हैं। 700 प्लस में 700, प्लस में अब ब्रेड्थ को प्लस कर लेते हैं। 500 प्लस में 500, 700 और 700 1400, 500 और 500 1000, दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो 2400 आपकी क्या आ गई? पैरामीटर आ गई। ठीक है। आया समझ में सबको? इससे रिलेटेड आप खुद से फिगर बना के भी, स्क्वायर की बना ली, रेक्टेंगल की बना ली, इन सब की अलग अलग लेंथ और ब्रेड्थ लिख के आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 41। अभी हिंदी का जो एरिया है वो शुरू हो गया है यहाँ से। मतलब अभी हिंदी के बारे में हम थोड़ा बहुत पता करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आपका मुहावरों से रिलेटेड है। आँख का तारा। आँख का तारा मतलब ये तो मेरा बहुत आँख का तारा है, मतलब बहुत प्यारा। मतलब हम उसको लाड दुलार से बोलते हैं कि मेरे आँखों का तारा है, मतलब तू मुझे बहुत प्यारा है। ठीक है। नेक्स्ट है 42। नाक में दम करना। ये भी मुहावरा है। नाक में दम कर दिया इसने तो मुझे आज, इसने तो आज मेरे को परेशान कर दिया। तो मतलब नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना।
क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, जिसका कोई मूल्य ना हो। जिसका कोई भी मूल्य ना हो मतलब वो क्या होता है आपका, मूल्यहीन या मूल्यवान, क्या होता है बताओ? मूल्यवान। जिसका कोई मूल्य ना हो मतलब हम उसकी कोई मूल्य नहीं लगा सकते, वो होता है आपका मूल्यवान या अमूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, जहाँ चार राहें मिलती हो। तो जहाँ पे चार राहें मिलती हैं, आपकी गली से निकलते ही आपको कहीं ना कहीं दिख जाता होगा, जिसको आप एक नाम से भी बुलाते हो, वो क्या होता है आपका? चौराहा। जहाँ पे चार राहें मिलती हैं वो क्या होता है? चौराहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, नाई। इसमें आप लिंग बदलना है हमें, तो नाई का लिंग बदलो, मतलब ये मेल वर्जन है, इसका फीमेल वर्जन क्या होगा? नाइन। क्वेश्चन नंबर 46, चूहा। इसका भी आपको क्या करना है? लिंग बदलना है, मतलब मेल वर्जन का फीमेल करना है। तो चूहा का फीमेल वर्जन क्या होता है? चूहिया। तो 46 क्वेश्चन का आंसर था चूहा का मेल वर्जन चूहा है, फीमेल वर्जन इसका लिंग बदलो क्या होगा? चूहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, आम। अब आग के हमें पर्यायवाची बताने हैं, तो हमें दो पर्यायवाची बताने हैं आग के। तो आग का पहला पर्यायवाची क्या होता है बेटा? अनल। और दूसरा क्या होता है? पावक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें भी हमें पर्यायवाची बताना है पुत्र के दो पर्यायवाची क्या होते हैं बेटा? एक तो बेटा और दूसरा होता है वत्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 49, इसमें बहुवचन पूछा गया है बधाई का। बधाई का ये एक वचन दिया हुआ है, बधाई एक वचन है, इसका हमें पूछा गया है बहुवचन। तो बधाई का बहुवचन क्या होगा? बधाइयाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, मुर्गा। सेम क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है, ये बहुवचन ही पूछा गया है। तो एक को हम क्या बोलते हैं? मुर्गा, और बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे? मुर्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, इसमें हमें पूछा गया इसका शुद्ध रूप, कि परमात्मा को शुद्ध रूप में किस तरीके से लिखा जाता है। मतलब ये जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो अक्षर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो पूरा शब्द यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है? गलत है। तो हमें इसको अब ठीक करके लिखना है। तो परमात्मा किस तरीके से लिखेंगे हम? इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी सेम उसी का ही पार्ट है, प्रतिमा को हम किस तरीके से शुद्ध रूप में लिखेंगे? तो प्रतिमा को हम लिखते हैं इस तरीके से। आगे समझ में? इसके अलावा भी आपसे कोई और मिस्टेक वाली शब्द दे के आपसे पूछ सकते हैं कि इसका शुद्ध रूप बताओ, तो इस तरीके के और भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, उन्नति। देखो विलोम कल भी आए थे, बहुवचन भी आए थे, आपके पर्यायवाची भी आए थे, तो ये तो आपको करने ही करने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके एग्जाम के लिए। अब उन्नति का इन्होंने क्या पूछा है? विलोम पूछा है, मतलब उल्टा पूछा है। तो उन्नति का उल्टा क्या होता है? अवनति। नेक्स्ट है साक्षर। इसका भी विलोम बताना है। साक्षर का मतलब क्या होता है? जो पढ़ा लिखा होता है, जो हमारी अगर इंडिया की लैंग्वेज में मैं एक डेफिनेशन दूँ तो साक्षर का मतलब वो होता है, वो 7 साल का बच्चा, वो 7 साल का इंसान जो अपना नाम लिख और पढ़ सकता है, उसको हम साक्षर कहते हैं। वो एक सिंपल सी डेफिनेशन है हमारी इंडियन लैंग्वेज में। तो साक्षर का मतलब क्या हुआ? जो पढ़ा लिखा है। और इसका उल्टा क्या होता है? अनपढ़। तो हम साक्षर का ही उल्टा लिखेंगे, क्या होता है वो? निरक्षर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये जो क्वेश्चंस 5 बच गए हैं, ये आपके अब इंग्लिश से रिलेटेड आएंगे, इंग्लिश की सीरीज आएगी अब ये। तो क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर 60 तक आपके सारे के सारे इंग्लिश के ही क्वेश्चन है। इंग्लिश में भी वही, जैसे हिंदी में बहुवचन पूछा गया था, विलोम पूछे गए थे, पर्यायवाची पूछे गए थे, इस तरीके से इंग्लिश में जो डेफिनेशंस है वो अलग अलग हैं। जैसे प्लूरल पूछ लिया, जेंडर पूछ लिया, अपोजिट्स पूछ लिए, इस तरीके से। क्लास का प्लूरल पूछा है कि क्लास का प्लूरल क्या होता है? क्या क्लास का प्लूरल क्लासेस होता है? नहीं, क्लास खुद में ही एक प्लूरल शब्द है। तो क्लास का जो प्लूरल रहेगा वो भी क्या रहेगा? क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, डियर। डियर का प्लूरल पूछा है अब इन्होंने, तो डियर का क्या डियर्स हो जाएगा? नहीं, डियर का भी प्लूरल क्या रहेगा आपका? डियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अब यहाँ पे आपसे जेंडर, अपोजिट जेंडर पूछा गया है, मतलब या तो मेल दिया गया होगा या फीमेल दिया गया होगा और उसका मेल या फीमेल आपको अपोजिट में बताना है। तो हंटर, यहाँ पे मेल वर्जन दिया गया है, इसका फीमेल वर्जन क्या होता है? हंट्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। डॉग का जेंडर अपोजिट क्या होता है? डॉग का अपोजिट क्या होता है बेटा? बिच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट्स में, अब आपको इसके दोनों के अपोजिट्स बताने हैं कि कोल्ड का अपोजिट क्या होता है और हैप्पी का अपोजिट क्या है। कोल्ड मतलब ठंडा, ठंडे का उल्टा गर्म, तो कोल्ड का अपोजिट हॉट। हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होना, खुश का मतलब उल्टा सैड होना, मतलब नाराज़ होना, तो सैड का निराश होना, तो ये क्या होता है? हैप्पी का अपोजिट सैड। ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लिया करो, कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट्स रीड करती हूँ ताकि मैं आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो मैं उनका आंसर दे सकूँ। और प्लीज़ इनको नोट डाउन करना, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होगा, आपको अच्छे से याद रहेंगी चीज़ें। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के हटा दोगे तो आपको थोड़ी देर के लिए याद रहेगी, फिर आपको याद नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कह रही आप वीडियो बार बार नहीं देख सकते, आप देख सकते हो, बट जब आप एक बार मेहनत करके लिख सकते हो तो उससे क्या होगी, आपकी मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो स्टोर पे रहेगी और आपको उसको किसी भी टाइम खोल के दोबारा से देख सकते हो। ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। मैं कोशिश करूँगी इसका एक ही पार्ट रहने दूँ, अगर 2 पार्ट हुए तो भी आपको आज ही मिल जाएंगे, वरना ये एक पार्ट में ही पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओगे उतने अच्छा मुझे लगेगा, आपकी मैम को अच्छा फीडबैक मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि वो देख सकें इस वीडियो को, और इसको किसी भी एज ग्रुप का बच्चा देख सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है। बाय बाय।